दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों तारीख थी 1/2022। पटना में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, क्षेत्रीय दलों का खात्मा हो जाएगा। और इसका नतीजा देखिए कि महज 9 दिन बाद यानी 9 अगस्त 2022 को बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल की जगह मुख्य विपक्षी दल में तब्दील हो गई, क्योंकि सरकार का नेतृत्व कर रही जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी वो साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी खेमे में चली गई। और अब तकरीबन 14 महीने बाद बिल्कुल यही बयान JP नड्डा ने पटना जाकर ही दोहरा दिया है और कहा है कि इस देश में क्षेत्रीय दलों का आने वाले वक्त में खात्मा हो जाएगा। उनके बयान का लब्बो-लुआब यही था कि क्षेत्रीय दल परिवारवादी हैं और उनका खात्मा हो जाएगा। अब इस बार कितने सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी से दूर करेंगे JP नड्डा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दिल्ली के अशोका होटल में जो इंडिया गठबंधन के बैठक के समानांतर NDA गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में BJP के अलावा जो दल इकट्ठा हुए थे उन दलों में अधिकांश का नाम भी संभवतः आप नहीं सुने होंगे। सिर्फ उस दल के चेहरे को आप जानते हो, यही बहुत बड़ी बात है। और अब जब JP नड्डा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, परिवारवादी बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई पार्टी रामविलास पासवान के बेटे और भाई की 2 पार्टियां, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी या JP नड्डा उन्हें भी खत्म कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चौधरी देवीलाल के परिवार के वारिस हरियाणा में उनके अलायंस पार्टनर बने रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद हैं, क्या वो परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है? और क्या इस बयान के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे? शरद पवार के भतीजे अजीत पवार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे? और इन सब के अलावा जिनको भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में लाने की कोशिश हो रही है, NDA के फोल्ड में लाने की कोशिश हो रही है, वो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेगी? कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीतिक दल चाहेगा कि जो पार्टी उसके खात्मे की कामना कर रही हो, उसे खत्म करने की बुनियादी रणनीति बनाने पर अमल करते हुए दिख रही हो, उसके साथ जाकर चुनावी गठबंधन करे? और आज जब चारों तरफ से खासकर इंडिया गठबंधन बनने के बाद BJP घिरी हुई नजर आ रही है, मजबूत अलायंस पार्टनर के तौर पर यदि व्यंग विनोद की भाषा को थोड़ा सीरियसली कहा जाए तो सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ही नजर आ रही है, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ भला कौन सा सहयोगी दल दूसरे दल के तौर पर जुड़ना चाहेगा? क्या सुखबीर सिंह बादल की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी यदि अपने साथ लाना चाहती है तो क्या वो परिवारवादी पार्टी नहीं है? क्या वो प्रकाश सिंह बादल के बेटे नहीं है? ये सारे सवाल आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। और जब NDA का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में BJP लगी हुई है, उस दौर में क्षेत्रीय दलों को परिवारवादी और उनके खात्मे की कामना करने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जब पटना पहुंचे हो, तो पटना की सियासत से, पटना की धरती से जिस प्रकार की सियासत का जन्म पूर्व में होता रहा है, आगे उस प्रकार की सियासत का जन्म होता हुआ दिखाई दे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर JP नड्डा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं किसी के ऊपर? परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए, लेकिन वो कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहली शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को अपने घर की सफाई से करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दौर में कैमरे के सामने पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जैन हवाला मामले में रिश्वत लेने का आरोप था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ये कहते हुए पाए गए थे कि पैसा बेशक खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। जी हाँ, दिलीप सिंह जूदेव की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कैमरे के सामने ये बात कही थी। और अब आज के दौर में यदि बात करें तो पैसा और भारतीय जनता पार्टी, करप्शन और भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी कैसे एक दूसरे से दूर हो सकती है? व्यापक घोटाले का मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जांच कहाँ तक पहुँची? क्या हुआ अजीत पवार के ऊपर जो आरोप लगे? क्या हुआ उस मामले का जिसे PM केयर फंड कहा जाता है? क्यों CAG उसकी जांच नहीं करती? जिसके नाम में PM लग गया वो प्राइवेट कैसे हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर शब्द यानी PM जिसके नाम में लग गया
वो फंड प्राइवेट कैसे हो सकता है, इस बात को लेकर इस देश का आम आदमी आज भी सशंकित है। और इन सब के बीच प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा है। विजय राजे सिंधिया के परिवार के लोग, भाजपा के संस्थापक विजय राजे सिंधिया के परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। इसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे भी सियासत में है, कल्याण सिंह के बेटे भी सियासत में है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस के पिता भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे भी विधायक हैं और तमाम ऐसे राजनीतिक दल आपको दिखेंगे। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री ठाकुर प्रसाद जनसंघ के बिहार में बड़े नेता माने जाते थे, उनके बेटे रविशंकर प्रसाद भी राजनीति में। कौन से परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और कैसे परिवारवाद के इस आरोप पर लोग भरोसा करेंगे, ये सवाल आज की तारीख में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट देखें, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, युवा मोर्चा और दूसरे अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों की लिस्ट देखें, तो संजय पासवान के बेटे गुरु प्रकाश पासवान भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। और इन सब के बीच प्रमोद महाजन का परिवार, उनकी बेटी भी दिख जाती है पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे के परिवार के लोग भी दिख जाते हैं। तमाम तरह के ऐसे परिवारवादी लोग, परिवारवाद की बुनियाद पर आए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के साथ एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे हैं। ईडी का प्रेम पत्र पाए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा जेपी नड्डा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं तो लोगों को हंसी ही आती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने पटना में बयान दिया है, उस बयान के बाद इंडिया गठबंधन से कुछ और सहयोगी दल जुड़ते हुए नजर आए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं तेलंगाना के विधानसभा चुनाव का, उसके बाद केसीआर की पार्टी को भी देखते हैं कहाँ जाती है। वो पार्टी भी जैसी चर्चा है इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी चर्चा चल रही है और कुछ दूसरी पार्टियां हैं जिसके बारे में चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। फिर किस परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं? और बड़ा सवाल ये है कि जिस दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी सियासी जमीन राज्य दर राज्य गंवाते चले जा रहे हैं, उस दौर में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस राज्य दर राज्य जमीन गंवाने की प्रक्रिया को यदि अपनी तरफ से और तेज करते हुए नजर आए तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि जेपी नड्डा ने किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गड्ढा खोदने का काम किया है? मौजूदा राजनीतिक दौर में, खासकर मंडल कमीशन और कमंडल के बाद के राजनीतिक दौर में, इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बिना गठबंधन के चल सकती है? बिना किसी चुनावी गठबंधन के कौन सी पार्टी चल सकती है? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने चुनावी गठबंधन नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी ने तो कश्मीर में पूर्व गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर मुख्यमंत्री भी बनवाया था। फिर भी वो परिवारवाद की बात करेगी, फिर भी जेपी नड्डा परिवारवाद की बात करेंगे। कमाल है इस तरह की बातों का। और इस तरह की बातें तो कई बार देश के प्रधानमंत्री भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते दिखते हैं। उनकी पार्टी के नेता किसी दूसरे पार्टी के नेता को चक्की पीसिंग जैसे शब्दों से, यानी जेल में जाकर चक्की पीसिंग जैसे शब्दों से संबोधित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब वो सत्ता की चक्की उनके साथ बैठकर पीस रहे हैं। जी हाँ, मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूँ। तो सीबीआई, ईडी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें मौजूदा दौर में कितनी प्रासंगिक है और जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं वो किस हद तक और किस ईमानदारी के साथ उस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आज की तारीख में ही कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदने का काम किया है। और देखते हैं ये गड्ढा भरने की कोशिश मोदी और अमित शाह करते हैं या नहीं करते हैं। इस गड्ढे को भरने की कोशिश आरएसएस करता है या नहीं करता है, क्योंकि धर्म और सांप्रदायिकता की बुनियाद पर खड़ी हुई कोई भी सियासत सिर्फ एक बयान से कैसे भरभरा जाती है, इसे समझने के लिए 2005 का मोहम्मद अली जिन्नावाला आडवाणी जी का बयान याद कीजिए, आरक्षण की समीक्षा का 2015 का नरेंद्र मोदी का बयान याद कीजिए और जेपी नड्डा के हालिया बयानों को उस संदर्भ में देखने की कोशिश करें, तब पता चल जाएगा कि होना क्या है। कर्नाटक के चुनाव के वक्त दिए गए
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले बयान को भी याद कर लें तो पता चल जाएगा कि 2012 में जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कही गई वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कहां तक नीचे लेकर चली गई थी। लिहाजा छात्र राजनीति से आए जेपी नड्डा, पटना में सियासत की ABCD सीखने वाले जेपी नड्डा और हिमाचल जैसे ठंडे प्रदेश के मूल निवासी जेपी नड्डा, उनसे कम से कम इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक राजनीतिक इमेच्योरिटी, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का, अपरिपक्वता का परिचय वो देते हुए नजर आएंगे, वो भी चुनावी साल में। तो देखते हैं जेपी नड्डा के बयान के बाद किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। फिलहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद पर ही कायम है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि देश नीति चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तमाम राजनीतिक खबरों की, तमाम आर्थिक खबरों की, खबरों के पीछे की असली खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।